नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दुर्गा सर। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी। एनसीईआरटी का ये 4th चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और साथ में ये भी समझना है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ रहा है। अच्छा पड़ रहा है, खराब पड़ रहा है, लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इन चीजों को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो ये शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात करें, ग्लोबलाइजेशन। अगर ध्यान दोगे, ग्लोबलाइजेशन को अगर देखोगे ना, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है आपस में जुड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के बाजार आपस में जुड़ रहे हैं। सिंपली बोले तो हम जैसे दुनिया को देखते हैं ना, पूरी माने एकदम नजदीक पहुंच गया है। इंडिया के बगल के पड़ोसी से जैसे बात करते हो ना व्हाट्सएप में, आप चाइना, यूएस, दिल्ली, कहीं पे भी बाहर में कहीं पे भी कोई आदमी रहे, उसके साथ फ्रेंड सर्कल में भी सबसे वैसे बात कर सकते हो। तो ये बिकॉज क्यों हुआ है, अमेरिका के साथ बात कर रहे हो, जब चाहे एरोप्लेन पकड़ के चीन घूमने जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो। मतलब क्या है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के करीब आ रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो ट्राइबल टूरिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक मामले हो। राइट। सभी दोस्त आपस में जुड़ रहे हैं। ये जो पूरी दुनिया आपस में जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपस में जुड़ रहे हैं, उसमें जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, जो इकोनॉमी जुड़ रही है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, सभी देशों की, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब सिंपल है कि भाई, इंडिया का मार्केट और अमेरिका का मार्केट एक साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है। ये जो मार्केट जुड़ता कैसे है, मार्केट जुड़ता कैसे है, इसका मतलब है, जब मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जब आपको मान लो मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन खरीदने जाओगे ना, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। इंडिया के भी कंपनी होंगे, जो इंडिया के ब्रांड होंगे, चीन का भी ब्रांड होगा, अमेरिका का भी ब्रांड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इंडिया में अलग अलग देशों के प्रोडक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास। आपके पास क्या होता है? वाइल्ड वाइल्ड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जरूरत के साथ कोई भी चीजें खरीद सकते हो, ऑप्शन तुम्हारे पास है। और इंडिया के बाहर के भी कंपनी इंडिया में मार्केट करके बैठे हुए हैं। ये कैसे हुआ पॉसिबल? बाजार जो है जुड़ गया है। जैसे कि हमारे पास जो ऑप्शन है, चीन का चीज हम खरीद सकते हैं, हमारा चीज चीन खरीद सकता है, यूएसए हमारा चीज खरीद सकता है, हम लोग यूएसए का चीज खरीद सकते हैं। मतलब क्या है, विदेशी कंपनी आकर भारत में सामान बेचेगी, और भारत के लोग, भारतीय कंपनी, विदेश के किसी देश में अपना सामान बेचेंगे। तो क्या हुआ, जो सामान का ऑप्शन हमारे पास है, यानी मोबाइल फोन खरीदने का ऑप्शन हमारे पास है, उन लोगों के पास भी, उनके कंट्री में भी है। माइक्रोमैक्स से भी खरीद सकते हैं, रेडमी का भी खरीद सकते हैं, एप्पल का भी खरीद सकते हैं। हर कंपनी का, एप्पल का फोन बोलो, वीगो का बोलो, ओप्पो का मिलेगा, सब इंडिया का इनाम मिलेगा। चाइना में भी मिलेगा। मतलब बाजार एक जैसा हो गया। भारत के सामान विदेशों में, विदेश का सामान भारत में। यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, इंट्रोडक्शन में समझाया गया कि आज हमारे पास अगर देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। डिजिटल कैमराज है कोई मॉडल के, मोबाइल फोन से, टेलीविजन से, कोई भी दुनिया में कोई कंपनी में जाओ, सब हर एक कंट्री में अवेलेबल है। ये बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन का एक तरीका से फायदा समझ लिया कि हमारे पास ऑप्शंस के हिसाब से बढ़ गए, जिनके वजह से हम नई चीजों को खरीद सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो हमारे पास नहीं बनती है, वैसे अगर कार की अगर देखोगे ना, कार में मर्सिडीज, जो कि यूरोप की कंपनी है, वो भारत में आकर बेचती है कार। कैसे बेच पाती है? क्योंकि भारत का बाजार जुड़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे यही बोला गया
पुराने जमाने में ऐसे होता है, एम्बेसडर और फिएट होते थे। आज तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है। अगर हम लोग देखेंगे पुराने जमाने में, 80s के टाइम में, तो हमारे पास ऐसे ही खाली कार होते थे। देखो, ये हो गया तुम्हारा एम्बेसडर कार, और यहाँ पे लाइन में लगा है वेराइटीज ऑफ कार। देखो कितने वेराइटीज के कार आ गए। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तुम्हारा 1991 के आसपास। 91 95 के बाद रिफॉर्मेशन शुरू हो गया, लेकिन इफेक्टिवली ये आ गया तुम्हारा 2000 आते आते ये इफेक्टिव हो गया। एक टाइम लगता है, इन बहुत सारा प्रोसेस होता है उसको करने के लिए, अपडेट करने के लिए। सो ये जो चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको समझो क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि पहले के जमाने में ग्लोबलाइजेशन का उतना इम्पैक्ट नहीं था। अगर हम लोग 1947 के बाद देखोगे, इंडिया बहुत पॉवर्टी लाइन के नीचे था। बट धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारा ग्रोथ हुआ है, बाहर की कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेलीविजन हो गया, मतलब कुछ भी खरीदने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे या फिर इंडियन खरीद सकते हैं या विदेशी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या हमेशा में थी? क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास हमेशा था? जी नहीं। जब हम इंडिया के इतिहास को देखेंगे ना, पता चलेगा कि ये जो चीज है ना, हमारे कई सारे ऑप्शंस थे। विदेश की कंपनियां यहाँ पे आके बेच रही है, विदेश की प्रोडक्ट हम लोग खरीद सकते हैं। ये हमेशा से नहीं था। इंडिया आजाद हुआ 1947 में। 1947 से लेकर 91 तक क्या था, जो हमारे देश की सरकार होती थी, उसने क्या किया, विदेशों के प्रोडक्ट को आने से रोका था कि भाई यहाँ पे विदेशी कंपनी आके नहीं बेच पाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, खोल दिया गया। अब आइए, बैरियर खोल दिया गया, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करिए। हमारे देश के लोग खरीदना चाहते हैं, और हमारे देश की कंपनियां भी अच्छे हो चुके हैं जो आपके साथ कंपटीशन कर पाएंगे। 91 के बाद ऑप्शन आया कि हम विदेशी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एप्पल नहीं होता था पहले, या फिर दूसरे कंपनी, जो मर्सिडीज का कार है, जनरली नहीं मिलता था, हमें इंपोर्ट करना चाहते थे। समझ में कुछ सवाल यहाँ पे पूछा गया, देखो सुनो। समझना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, किन कारणों से ये सब चेंजेस हुआ है, और इन चेंजेस की वजह से लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे और एक टॉपिक है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, सिर्फ हमें पढ़ना है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में, एमएनसी के बारे में पढ़ेंगे। आज के डेट में एमएनसी होता क्या है, एमएनसी काम कैसे करते हैं, और इन एमएनसी से क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखो मल्टीनेशनल कंपनी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एमएनसी। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक देश में अपना काम नहीं करती है, बल्कि हर देश में काम करती है। कई देशों में उसका व्यापार चलता है, और उसका प्रोडक्शन भी कैसा होता है। देखो, जैसे एप्पल को हम एग्जांपल में लेते हैं। एप्पल मोबाइल को बनाने वाले कंपनी यूएस, घड़ियां बनाने कंपनी बोलो, जो भी बोलो, क्या एप्पल सिर्फ अमेरिका में बेचती है? जी नहीं। आप दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ, वहां पे एप्पल का फोन खरीदने को मिल जाएगा। और साथ में जब देखोगे पता चलेगा कि एप्पल का जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो कंप्यूटर बनता है, वो एक देश में नहीं बनता है, कई सारे देशों में उसका प्रोडक्शन फैला हुआ है। जैसे चीन में एप्पल का क्या होता है, असेंबल होता है, अलग अलग पार्ट को जोड़ के फाइनल मोबाइल बनाया जाता है। लेकिन उस एप्पल मोबाइल का स्क्रीन बनाया जाता है साउथ कोरिया में, उसका प्रोसेसर को बनाया जाता है ताइवान में, दूसरे पार्ट में अमेरिका में बनाया जाता है, बैटरी को यूरोप में बनाया जाता है। इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों का एप्पल का प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से जो एप्पल है, वो क्या होगी, एक प्रकार की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होगी। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब हुआ कि उसका व्यापार एक देश से सीमित नहीं है, एक देश से दूसरा देश में ऑपरेट कर रही है। उसका कंपनी एक जगह रहेगा, ऑफिसेस बाकी दूसरा दूसरा ऑफिस जगह में भी उसका रहेगा। समझ में आए? तो बेसिकली यही होता है एमएनसी का कॉन्सेप्ट। आज की अगर मल्टीनेशनल कंपनी का देखोगे ना, उनका प्रोडक्शन भी एक देश में नहीं होता है, अलग अलग देश में भी प्रोडक्शन होता है। यहां पर बताया जाता है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से पहले भी क्या स्थिति थी।
पहले की अगर बात करें, हमारा देश जब तक आजाद नहीं हुआ था ना, मन 1947 की बात कर रहे हैं, मिडिल ऑफ सेंचुरी तक, जो आपके देश थे ना, कोई भी कंपनी होता था वो एक देश से सीमित होता था। मतलब कोई कंपनी भारत अगर आना चाहेंगे, इंडिया में माने अपना काम करेगी और इंडिया में ही अपना प्रोडक्शन सेल करेगी, 1950-60 तक। और उस समय इंटरनेशनल व्यापार होता था कि हम चीन से व्यापार कर रहे हैं, यूरोप से, इंग्लैंड से व्यापार कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या करते थे ना, उसमें रॉ मटेरियल्स का व्यापार करते थे, फूड का व्यापार, मतलब खाने पाने का चीजा, या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स का। मतलब पूरा प्रोडक्शन इंडिया में होगा और इंडिया से उठाकर माने दूसरे देशों में सेल कर दिया जाएगा, और जनरली रॉ मटेरियल्स भेजा जाता था। अब जब इंडिया गुलाम था, जब इंडिया कॉलोनाइज था, उस समय इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स को या फिर फूड स्टफ को। रॉ मटेरियल्स क्या, जैसे कोयला को एक्सपोर्ट करोगे, आयरन ओर, या फिर बॉक्साइड, इस तरह की चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था। और हम इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड, जैसे हम यहां से कॉटन और जो भी चीजें हैं, हम लोग यहां से इंग्लैंड एक्सपोर्ट करते थे, और इंग्लैंड से बन के कपड़े मिल बनेंगे वहां पे और इंडिया में पहुंचेगी और हम लोग उसको खरीदते हैं। उस समय जो अलग देश थे, उतना ज्यादा इंटीग्रेट नहीं थे, आपस से जुड़े नहीं हुए थे जैसे आज है। आज कैसे जुड़े हुए हैं? आज चाहे तो आसानी से दुनिया से किसी भी कोने में घूमने जा सकते हो, वहां पे घूम सकते हो, ट्रैवल टूरिज्म लेके जा सकते हो। लेकिन पुराने जमाने में क्या था, जो ट्रैवल होता था ना, जो देशों के बीच जो ट्रैवल होता था, इंटरेक्शन होता था, वो मेनली ट्रेड की वजह से होता था। मतलब यूरोपियन लोग इंडिया में अगर आएंगे ना, सिर्फ ट्रेड करने के लिए आते थे, अलग से व्यापार करना था, घूमने का कोई मन नहीं था। यहाँ पे जो थी ये व्यवस्था जो था, जो रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट होता था, फूड स्टफ का जो, या फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट होता था, ये सब चीजें होता जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है ये हम बात कर लिए, ये क्या काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, मैं बात कर लिया। देखो, जब एमएनसीज आ गए, तो उन वो क्या करने लगे, उन्होंने अपना एक तो बिजनेस एक देश से दूसरा देश को फैला दिया, साथ में प्रोडक्शन भी अपना स्प्रेड किया। यहाँ पे देख लिए एमएनसी के बारे में क्या लिखा गया। यहाँ पे एमएनसी के बारे में लिखा गया कि इट इज ए कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एमएनसी एक प्रकार का कंपनी है जो कि एक या एक से ज्यादा देश में अपना प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, या फिर उसको एक तरीके से माने स्प्रेड को करती है। ये ऑफिस को और प्रैक्टिस जो बनाते हैं ना, आपको अलग अलग देश में बनाएंगे। अलग अलग रीजन में क्यों बनाते हैं? बहुत सारा रीजन में उसमें, क्योंकि इनको एक तरीके से क्या करना होता है, अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसको कम कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव वही रहता है। ऐसे इलाके खोजते हैं जहां पे लोग कम कीमत में काम करने को तैयार हो जाते हैं, चीप लेबर। इंडिया में अगर लोग 10,000 के सैलरी में काम करते हैं, वहीं पे अमेरिका में मांग रहे हैं कितना है, मिनिमम 1 लाख रुपया। तो तो एमएनसी कहाँ पे लगाएगा? इंडिया में प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाएगा। यही चीज होता है, जितना एप्पल का प्रोडक्शन हुआ, और भी चीजों का प्रोडक्शन देखोगे, चीन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि चीन में इस तरीके से खर्चे कम होते हैं। इस वजह से अमेरिका में फैक्ट्री बनाओगे तो बहुत ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, चीन में अपना प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेन रीजन क्या होता है एमएनसीज का, दूसरे देश में प्रोडक्शन को बिठाने, और उनका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो लो रहे, कम से कम कीमत में तैयार हो जाए। समझे? यहाँ पे एमएनसी जो है ऐसा करते क्यों चाहते हैं, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, उनको चीप लेबर मिल गया, रिसोर्सेस मिल गया, कम पैसे में हायर प्रॉफिट मिल जाएगा। एप्पल का मोबाइल फोन अगर बनाया गया अमेरिका में 100 रुपए में, जब चीन में प्रोडक्शन होगा ना, उसका 50 रुपए का खर्चा पड़ेगा। तो वो क्या अमेरिका में बनाएगी ना चीन में बनाएगी? ये चीन में बनाएगी, क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, 50% फायदा हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल किया गया है, देखो,
देखो, टॉपिक है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन इन एमएनसीज। टॉपिक ऑफ, अच्छा, देखो, इसके लिए मैं एक स्लाइड बनाया हूं, जिसको आपको इजीली इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एक लार्ज एमएनसी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, जो रिसर्च सेंटर कहाँ बिठाया है? यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी कि प्रोडक्ट ऐसा होगा, रिसर्च सेंटर ये होता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसका जो कंपोनेंट होता है वो चाइना में बनता है। इन इसको फिर मैक्सिको या फिर ईस्टर्न यूरोप भेजा जाता है, जहां पे इनको असेंबल किया जाता है और फिनिश गुड बना के पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है। साथ में इस कंपनी का जो कस्टमर केयर सर्विस है वो इंडिया में बिठा होता है, क्योंकि इंडिया में कॉल सेंटर्स काफी सस्ते में पड़ जाते हैं। यहाँ पे एजुकेटेड है, इंग्लिश बोल सकते हैं। ये जो सारा काम किया था मल्टीनेशनल एमएनसी के द्वारा, रिसर्च का सेंटर अपना यूनाइटेड स्टेट्स में बिठाया, कंपोनेंट बनाती है चाइना में, उसको लेके असेंबल करता है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, और पूरे दुनिया में बेचा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने का एक ही मेन रीजन है, वो है कॉस्ट। कि भाई कम से कम कॉस्ट में काम हो जाए। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग देशों में प्रोडक्शन करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, समझ में आए? यहां पर यही बोल रहा है कि इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या सीखे, जो एमएनसीज है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने फिनिश गुड्स को बेच रहे, बल्कि उसके साथ ही जो गुड्स और सर्विसेज है वो बनाती है, वो बेचती है, उसका प्रोडक्शन भी ग्लोबली हो रहा है। एक देश में नहीं हो रहा है, कई सारे देश में मिला के उसको प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से क्या रिजल्ट होता है? जो प्रोडक्शन होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है, बट काफी कॉम्प्लेक्स होता है। डिजाइन हुआ यूएस में, फिर कंपोनेंट बना चाइना में, चाइना से फिर उसको उठा के लेके गया कहा? मैक्सिको में, मैक्सिको में बना गया, और उसके बेचा कहाँ गया? यूरोप, यूरोप में। क्योंकि वो सर्विस कहाँ पे दिया गया? सर्विस उसका दिया गया इंडिया में। तो ये क्या हो रहा है? ये ये पूरा सप्लाई चेन जो है, बेस है तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। अगर देखो, सिंपल सा बात है, ये जो इसको कॉम्प्लेक्स वेज क्यों बोला गया? ये इसीलिए बोला गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, मैं अभी जो पीपीटी में दिखाया, ये डिजाइन हुआ यूएसए में। ठीक है, फिर बना कहाँ पे, मैन्युफैक्चर हुआ कहाँ पे? चाइना में। कंपोनेंट सारा उसका मैन्युफैक्चर हो गया चाइना में। एसेंबल वो लोग जानबूझकर कहाँ पे करेंगे ना? यूरोपियन मार्केट, क्योंकि वहां से यूएस वगैरह सब नजदीक रहेगा। फिर चारों तरफ उनका कॉल सेंटर बैठाएगा। स्पेशली आप इंडिया में बैठाते हो, क्यों? इंडिया में जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, बहुत यूथ अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, कम सैलरी में डिप्लॉय हो जाते हैं, उनका ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट कम लगा, और उनको सर्विस मिल गया। इनको वेल ट्रेंड किया जाता है वहां पे सर्विस देने के लिए। एक ट्रबल शूटिंग होता है, उसको लॉक कर दिया जाता है, कॉल लॉक किया जाता है। बाहर से कंपनी लोग, जो बाहर के कस्टमर लोग जो जैसे बाहर में रहते हैं, यूएसए में, चाइना में, जो लोग भी इसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो लोग जब फोन करते हैं, इसका फोन कहाँ पे आएगा? इस कॉल सेंटर में आएगा। इस कॉल सेंटर से जो उठाया होगा एक इंडियन रहेगा, वो उनको सर्विस देगा, प्राइमरी सर्विस दे दिया। तो इसी तरह काम होता है इस पूरा इंडस्ट्री का, पूरा सप्लाई चेन की। माने ऐसे करके ये क्या हुआ, एक इकोसिस्टम बन गया, जिसके तरह एक पूरा प्रोडक्ट बनेगा और पूरे दुनिया में बेचेंगे। ऐसा सभी चीजों में होता है। एप्पल, मैंने एग्जांपल दिया, एप्पल का जो डिजाइन बनता है, माने जो एप्पल कंपनी है, परमानेंट डिजाइन यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च बनाती है, कैलिफोर्निया में बनता है, पूरा सेंटर उसका हब है उसका। वहां पे वो अपना डिजाइन बनेगी। मोबाइल के फोन कैसे दिखेगा, उसे कौन सा पार्ट लगेगा, वो वहां पे रिसर्च होगा। फिर चाइना में असेंबली होगा, फिर प्रोसेस चलता है। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे आगे कहा जा रहा है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। अलग अलग पार्ट बढ़ते हैं और अलग अलग देश में ये पहुंचा जाता है। चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सस्ता है लोकेशन कॉस्ट। मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप जो है यूजफुल है, क्योंकि
ये एग्जांपल दिया मैंने, असेंबली काम क्यों किया जाता है, ये यूएस और यूरोप के पास है, नजदीक है, और इंडिया में हाई स्किल्ड इंजीनियर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो इंजीनियर्स है हाई स्किल्ड, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, इसलिए टेक्निकल एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं, और इंग्लिश भी अच्छा बोल लेते हैं, ये जो काफी कम कीमत में यहाँ पे काम करने लगते हैं। इस तरीके से जो एमएनसीज है, आपने पूरे कोस्ट का 50 से 60% बचा लेती है, और उससे काफी मुनाफा होता है। इस तरीके से पूरा जो प्रोडक्शन है उसको अलग अलग देश में फैलाने से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। समझ में आया? तो बेसिकली ये जो 50-60% वो लोग प्रॉफिट करते हैं, वो कैसे करते हैं ना, बाहर अगर वही चीज वो ऑफिस तो उनका यूएसए में रहता है, और वहां पे जितना खर्चा होता है उसका 50-60% वो लोग ग्लोबलाइजेशन में इंडस्ट्री करके और उसको सेटअप करके उससे मुनाफा, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देते हैं, और उनका हर कॉर्पोरेट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक तो मोटिव रहता है प्रॉफिट करने के लिए, और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिना प्रॉफिट का काम करती है, वो होता है सरकार, और जो सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिज्म करते हैं, वो बिना प्रॉफिट का काम करते हैं। और यहाँ पे ऐसे काम करके इन ग्लोबल इंडस्ट्री को, मल्टीनेशनल कंपनीज को 50 से 60% मुनाफा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ पे तो कोई एक ऑफिस दिया गया है, ये बेंगलुरु का ऑफिस है, कॉल सेंटर बिठाया गया है, दिस इज ए कॉल सेंटर इन बेंगलुरु, equipped with telecom facilities and access to internet to provide transformation and support to customers abroad। जो लोग बाहर में रहते हैं, इसी तरह आईटी सेटअप इंडिया में बहुत जा रहा है, बेंगलोर को आईटी हब भी बोला जाता है। यहाँ पे वेल इक्विप्ड टेलीकॉम फैसिलिटीज है, बच्चों जो जो यहाँ पे यूथ काम करते हैं उनको प्रॉपर इंटरव्यू करके उनको वेल गाइडेड ट्रेनर के द्वारा उनको ट्रेंड किया जाता है, सो दैट बाहर से जो कॉल आएगा वो अच्छे इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं। वो लोग यहाँ पे फ्रेंच बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक स्पेनिश, दे कैन स्पीक अमेरिकन लैंग्वेज, दे कैन स्पीक ब्रिटेन लैंग्वेज। तो उसी तरह से उनको हायर किया जाता है और वेल ट्रेंड करके उनको सर्विस दिया जाता है। उनका जो सैलरीज वगैरह रहता है काफी कम होता है एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट। इसीलिए इंडिया में ये आईटी हब बना के पूरा सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोवाइड करते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज, और 50 से 60% प्रॉफिट ये लोग इसी से ले लेते हैं। समझ में आया गाइस? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे।